ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति का 4 नंबर बर्थ है सिर्फ उन्हीं की मैरिज लाइफ खराब है या उन्हीं के डिवोर्स होते हैं। एक कंसल्टेशन में एग्जाम्पल है हमारा कि एक व्यक्ति जो कि धनु लगन का व्यक्ति है, मृगशिरा जन्म नक्षत्र, और उस व्यक्ति की गुरु बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा, राहु की प्राण दशा और शुक्र की सूक्ष्म दशा एक्टिवेट है, जिस समय पे उसका विवाह सहम बिंदु एक्टिवेट है और शादी होती है। फीमेल चार्ट में जब उसका कुंडली मिलान किया गया तो वहाँ पर उसके 31 नंबर कुंडली मिलान में बिंदु बने हुए थे, और मैरिज के 1 वीक के बाद ही उन्होंने एक दूसरे से डिवोर्स की रिगार्डिंग उनकी बातचीत स्टार्ट होती है, और 6 महीने के बाद डिवोर्स हो भी जाता है। अब इसमें जो मेजर इवेंट है वो उनका पंचांग का मिसमैच है। उस व्यक्ति की कुंडली में जो शोभन योग का व्यक्ति है और एकादशी तिथि बॉर्न व्यक्ति है और बुधवार को उसका जन्म है, उसकी जो शादी है जिस लड़की से होती है वो चतुर्दशी तिथि बॉर्न है और अतिगंड योग उनकी कुंडली में बना हुआ है। शनिवार उनका बर्थ जो टाइम है वो उसमें मैच है। तो इसमें क्या है कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो तिथि है, कुछ तिथियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के वर्किंग के अपोजिट होती हैं। अगर आप एकादशी तिथि बॉर्न व्यक्ति हैं तो आप में थोड़ा सा एग्रेशन होना स्वाभाविक है। तो ऐसे व्यक्ति को द्वितीया तिथि जो चंद्रमा से संबंधित है, अगर ऐसे पार्टनर से उसकी शादी होती है तो कॉम्बिनेशन चलता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति गुस्सा करता है, दूसरा कंप्रोमाइज़ करे या फिर शांत रहे तो वो चीज़ें बिगड़ती नहीं हैं। लेकिन वहीं पर अगर एक व्यक्ति जो कि मंगल ग्रह प्रोमिनेंट है और दूसरी तरफ राहु प्रोमिनेंट व्यक्ति हो, तो उन दोनों में तो एक दूसरे का जो इल्यूजन का कंडीशन बनती है वो चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो इसमें जो पंचांग के पहलू हैं हमारे, वाणिज्यकरण और कौलवकरण, एक दूसरे की जो वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को मैच करके अगर एक कुंडली मिलान को किया जाए तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 4 नंबर या 8 नंबर है, आप उससे शादी मत कीजिए, आप उसके साथ व्यापार मत कीजिए, ये सिर्फ लोगों को डराने वाली चीज़ें हैं। जी, अभी जैसे मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को ये बताएं कि वो कुंडली को खुद भी कैसे देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक कुंडली निकाला हुआ है, तो जैसे मान लीजिए कि लग्न में अगर 7 लिखा है तो उसे हम क्या कहेंगे कि अगर लग्न खाली है और सिर्फ 7 लिखा है तो इसका क्या अर्थ हुआ? जी देखिए, जो तुला लगन है, तुला लगन का जो मेल या फीमेल जो भी जातक है वो अपने आप को काफ़ी बैलेंसिंग स्टेज में रखना पसंद करता है। वो ना तो ज़्यादा इमोशनल कंडीशन को प्रेफरेंस करते हैं और ना ही ज़्यादा एग्रेशन को। उनके लिए उनकी व्यक्तिगत लाइफ, उनकी पारिवारिक लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही बैलेंसिंग कंडीशन पे चलती है। अगर ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो बहुत ही कम समय में चीज़ों को फिर से बैक कर लेते हैं। ये उनके व्यक्तिगत जीवन का एक पहलू है। सेकेंडली, अगर उनकी कुंडली में 6th हाउस में मंगल प्लेस है, जो आपने अभी कुंडली बताई है, तो इनके 6th हाउस में शनि केतु है। जी जी, ये तो बड़ा खतरनाक सा सुन के ही लगता है कि 6th हाउस में शनि और केतु बैठे हुए हैं एक साथ। जी नहीं, देखिए सैटर्न और केतु जो प्रोफेशन है वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बार बार फेलियर्स भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है वो फैमिली की तरफ से है। अगर आप ऐसा जो ये कुंडली आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करना चाहता है कि वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है, तो फैमिली की तरफ से ही अपोज फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मतलब कि उस व्यक्ति को
काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 हाउसेज ऐसे हैं जो बड़े डेंजर जोन के हैं और यहाँ पे कोई प्लैनेट्स होने नहीं चाहिए तो बेटर होता है। और ये जो कुंडली है इसमें ये 3 में ही मोस्टली ज़्यादा प्लैनेट्स है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके। जी, देखिए कुंडली का ये एक काफ़ी प्राचीन ट्रेंड है कि कुंडली का छठा घर, 8वां घर, 12वां घर खराब होते हैं। कुंडली का जो छठा घर है वो हमारा डेली रूटीन का है। तो अगर एक व्यक्ति का डेली रूटीन काफ़ी अच्छा है तो उसकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई लेवल तक पहुंचती है। कुंडली का जो 8वां घर है, कुंडली का 8वां घर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का है। ऐसा व्यक्ति अगर LIC एजेंट है, माइनिंग से रिलेटिव कोई कार्य करता है, फिलोसफर है, दार्शनिक, इस तरीके से कोई भी उसकी जो वर्किंग है तो वो लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है। 12th हाउस ये हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटिव है। आज के टाइम पे वही व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे समय को इन्वेस्ट करें, चाहे पैसे को इन्वेस्ट करें, चाहे अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि छठा, 8वां घर, 12वां घर बुरा है। आप उस ग्रह को, उस राशि को, उस भाव को अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से जोड़कर कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार वो आपको रिजल्ट देता है। अच्छा, तो जैसे कि ये मैं आप लोगों के लिए मैंने कुंडली निकाली क्योंकि मोस्टली लोगों के ये इस तरीके के चार्ट होते हैं और वो बहुत डर जाते हैं और बहुत से वीडियोस और एस्ट्रोलॉजर्स की बातों में क्योंकि लोग इतना डरा देते हैं कि वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी क्लैरिटी दें, जैसे कि 6th हाउस में केतु और शनि साथ में बैठे, 8th हाउस में शुक्र, मंगल, बुध साथ में बैठे और 12th हाउस में राहु और चंद्रमा साथ में बैठ गए। तो ये तो कहते हैं कि राहु चंद्रमा साथ में बैठा है और 12th हाउस में बैठा है तो सुइसाइडल थॉट्स देता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है। और 8th हाउस में मंगल, शुक्र, बुध है तो ये भी बहुत बोलते हैं लव लाइफ में प्रॉब्लम देता है, ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम देता है। तो इस चार्ट को थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। जी, देखिए अभी जो आपने ये सारी कुंडली के जो अलाइनमेंट है इनके रिगार्डिंग बात की, 2005 से पहले आप देखिए जो डिवोर्स की संख्या है वो बहुत ही रेयर चांस है कि किसी की शादी ब्रेक हुई है, किसी ने तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई किया। लेकिन अगर आप 2025 की बात करेंगे तो 100 में से लगभग 10 से 12 जो शादियां हैं वो 6 महीने से पहले ही कोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। अब इसमें जो कुंडली का मैटर है उससे थोड़ा सा एक सेकंड जो प्रोस्पेक्ट है वो कार्य करता है। 2005 के बाद ये जो डिवोर्स बढ़े, इसका जो मेनली रीज़न है वो है कि दिल्ली NCR के एरिया में जितना पैसा लोगों के पास बढ़ा, उनकी इच्छाएं, उनकी जो डिजायर्स हैं उसमें काफ़ी सारी वृद्धि देखने के लिए मिलती है। और जो मैरिज लाइफ ख़राब होने का या डिवोर्स का मेन रीज़न है वो फीमेल फैक्टर है कि लड़की के जो मदर और फादर हैं उनका एक प्रोस्पेक्ट है लाइफ में कि उनकी जो बच्ची है वो अभी ग्रेजुएशन BA में स्टडी कर रही है, वो किसी से भी जब मैरिज की रिगार्डिंग बात करते हैं तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई लड़का हमें गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो और काफ़ी अच्छा सेटअप उसके पास होना चाहिए। तो एक बच्चे के मन में, एक लड़की के मन में माता पिता की तरफ से लगभग 18-19 वर्ष की एज में ही एक प्रोस्पेक्ट बना दिया जाता है कि उससे जिसकी शादी होगी वो बिल्कुल एक राजकुमार जैसा जो लाइफ थॉट है वो चलेगा। लेकिन लगभग 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष तक जब वो ये सारी चीज़ें ट्राई करके हार जाते हैं तो फिर एक स्प्लेंडर वाले से लड़की की शादी हो जाती है। अब जिसने अपनी लाइफ के 8 वर्ष काफ़ी अच्छे तरीके से इमेजिनेशन में निकाले हैं वो फिर चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। ये मिडिल क्लास का हो गया। और जो हाई क्लास है वहाँ पे थॉट प्रोसेस
इस प्रकार से लोगों का बना हुआ है कि वो रिलेशनशिप को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हम्म, क्योंकि जिनके मदर फादर की पूरी उम्र ही अकेले निकली है, जॉइंट फैमिली को वो जानते ही नहीं, तो उन्हें आगे का प्रारूप भी ऐसा ही चाहिए। तो इसमें जो कुंडली वाला प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही कम कार्य करता हुआ दिखाई देता है कि कुंडली में देखिए मेजरली क्या है कि अगर पितृदोष है तो ही शादी का डिले होना या फिर नहीं डिवोर्स इसमें होना, भी ये ऐसा सारी इस चीजें कुंडली बनती से भी हैं। काफी मतलब बहुत सारे लोगों के इस तरीके से हैं, 6th 8th